Hello, dear students. Myself, Rahul Prajapati, and welcome to my YouTube channel, EduGreed. तो चैप्टर नंबर 3 वर्क एनर्जी पावर का वन शॉट आपके लिए। सबसे पहले मैंने इस बार आपके 1 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर्स थे वो मेरे बना के रखे थे, तो आप सबने वो देखे। आपको कैसा लगा? तो मैं जेन्युइनली दिल से चाहता हूँ कि आप मुझे पहले फीडबैक लिखो। फीडबैक लिखोगे कमेंट सेक्शन में तो मुझे पता चलेगा कि क्या चीज है। अब देखो, वर्क एनर्जी चैप्टर आईसीएसई में मेजोरिटी इसमें थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट थोड़े से कम है। ठीक है, फॉर्मूलाज कुछ ज्यादा है नहीं, तो जितना बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, वन शॉट में खत्म हो जाएगा। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस क्वेश्चंस में से एमसीक्यूज बहुत अच्छे निकल के आते हैं और एक न्यूमेरिकल अच्छा निकल के आता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भर भर के आ सकते हैं। याद रखना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा यूज हो जाते हैं जहां पे थियरी ज्यादा होती है। याद रखना मेरा नोट कि जहां पर भी थियरी पोर्शन ज्यादा है वहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बोले सर पहले तो इतना कर दिया। अरे टाइम वेस्ट नहीं था, वो सच में कहने वाली बात है। अब समझोगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ा वेट एंड वॉच करो, एग्जाम आने दो बोर्ड की, पता चल जाएगा। तो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं वन बाय वन। कलर रख देता हूं मैं येलो वाला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा दूंगा भैया तुमको। फिर अलग अलग मतलब वर्क क्या है, इंट्रोडक्शन हुआ। अलग अलग केसेस होते हैं वर्क के। वर्क को मेजर कैसे करते हैं, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है क्या नहीं। और वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड फॉर्मूला समरी, इतना आपको मिलने वाला है। पर इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। और पीपीटी चाहिए तो इसमें मैं कुछ शब्द बोलूंगा, वो शब्द आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज करने हैं बीच बीच में, तो मैं पीपीटी आपको डीएम कर दूंगा पूरी ऐसी की ऐसी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन तो खत्म। तो सर पहला मुझे क्वेश्चन आता है कि वर्क किसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को उठा के रख देना वर्क है। मैं पढ़ाई कर रहा हूं वो वर्क है, मैं चल रहा हूं वो वर्क है। क्या है वर्क? ठीक है, तो सिंपल सी बात बताता हूं कि कोई भी चीज, जैसे यहां पर ये बॉडी है और यहां पर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन मूव हो गया, इसे आप कहते हो वर्क। मतलब क्या नेसेसरी कंडीशन हुआ कि फोर्स भी लगाओ और डिस्प्लेसमेंट भी हो, फोर्स लगाओ और डिस्प्लेसमेंट भी हो, उसे अपने कहते हैं सिंपल भाषा में वर्क। ठीक है, तो वर्क इज डन व्हेन द फोर्स कॉज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, अब ये सर डायरेक्शन की क्यों बात बीच में लेकर आ गए, तो आप समझना। जैसे अगर ऐसा भी पॉसिबिलिटी आती है कि सर फोर्स एक बहुत भारी भरकम डिब्बे पर आप लगाओगे डोरी बांधकर, तो आप ऐसे लगाओगे, खींचो, ठीक है क्या नहीं। बट डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगा। तो सर यहां पर मैं देखूं तो फोर्स ये जो लग रहा है वो, उसका प्रभाव इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में बांट सकते हो आप। मतलब इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में जो इफेक्ट को बांटते हैं उसको बोलते हैं एफ कॉस थीटा, और इस तरफ जो इफेक्ट बांधते हैं और ये होता है एफ साइन थीटा। अब ये प्रभाव इफेक्ट ये है वेक्टर क्वांटिटी, मैं आपको 11th 12th में सिखाऊंगा। अभी समझो कि सर ये जो फोर्स हो रहा होगा ये दो फोर्स को मिला के बनता है ये। तो ये जो ये वाला इसका जो भाग है इफेक्ट, उसको एफ कॉस थीटा कहते हैं, इसको एफ साइन थीटा कहते हैं। पर इसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क जो होता है मेरा वो हो गया एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा था कि आपको ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाना है और ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाना है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, एफ कॉस थीटा का। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, एफ एस कॉस थीटा। So if the displacement is equal to 0 or the force perpendicular to the displacement, तब भी वर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 करोगे आप तो फोर्स इंटू एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज 0 सर, उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसका आंसर तो 0 देना पड़ेगा। वही सर अगर आप एंगल 90 डिग्री कर दोगे तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, और सर 90 डिग्री कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। मतलब दोनों केस पर आप देखोगे तो वर्क 0 मिल जाएगा, या तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है या तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर है। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया आपको।
अब दूसरी चीज देखते हैं, वर्क का फॉर्मूला में देखूं तो वर्क हो क्या गया, एफ एस कॉस थीटा, जो मैंने आपको बताया। वर्क कौन सी क्वांटिटी है सर, स्केलर क्वांटिटी है। उसकी यूनिट की बात करूं तो इसको हम प्यार से बोलते हैं जूल, ठीक है क्या नहीं? ओके, अब यहां पर आपको याद रखना है विट्स, विट्स से क्या होगा को शॉर्टकट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है क्या नहीं? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वो हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो डी आई एस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है क्या नहीं? ये शॉर्टकट मैंने आपके लिए बना के रखा है, आपको याद हो जाए। डन, आगे करते हैं। तो सर अलग अलग केसेस देखते हैं, अलग अलग केसेस में सर क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है? तो देखते हैं। तो देखो, तो आप एक बॉडी ए ले ली और उसको आपने फोर्स लगाई एफ, और आपको डिस्प्लेसमेंट अभी अलग अलग केस में, तो पहला जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो आप फोर्स लगाते हो और ऑब्जेक्ट इसी दिशा में भागता है। एग्जांपल इसका मैं लेता हूं कि सर फुटबॉल, फुटबॉल को किक मारी आपने, तो डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ, बट फ्रिक्शन का लग रहा है सर, पीछे लग रहा है, ठीक है क्या नहीं? तो ये वाला केस नहीं, दूसरा केस लेते हैं अपने कि सर ये वाला केस बढ़िया ही है कि सर आप ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऑब्जेक्ट की। तो ये क्या हो गया मेरा मैक्सिमम वर्क, पॉजिटिव वर्क। और वही मैं बात करूं 90 डिग्री पर, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि मैं ब्रीफ केस के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, बट डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है 90, 90। तो सर वहां उस वक्त क्या हो जाएगा, वर्क जीरो। अब मन में क्वेश्चन आता है सर वर्क कैसे जीरो हो गया? तो अब समझो, ये ब्रीफ केस जो डिस्प्लेस हो रहा है, ये जो ब्रीफ केस डिस्प्लेस हो रहा है, ये उस बंदे के ऊपर फोर्स लगाने की वजह से नहीं हो रहा है, वो सीधी फोर्स लगाने से हो रहा है। अगर ये वाली फोर्स कंसिडर करता तो मान भी लेता, बट हाथ से ऐसे जो फोर्स लगा रही है उसकी वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है? कि तो वर्क क्या आ गया, जीरो। ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है कि एक आंटी है, आंटी अपने सर पे मटका लेकर चल रही है, तो सर ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है मटके का, और सर डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो सर यहां पर भी देखे तो एंगल 90 डिग्री बनता है, और एंगल जब 90 डिग्री बन रहा है तो वर्क सर वहां पर भी क्या हो गया, जीरो। एक और एग्जांपल देखते हैं कि सॉरी एक और एग्जांपल देखते हैं, सन के आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये अपना सन ले लिया आपने ने, और इसके आसपास प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? रिवॉल्व कर रहा दो आप, ये रहा। तो सर यहां पर आप देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है, मतलब सन की तरफ लग रही है, और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट सर ऑब्जेक्ट ऐसे हो रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, स्टिल नो वर्क इज डन। अब ये बार इतनी चीजें क्यों बताई मैंने, नोट कर लेना बुक के अंदर, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछते हैं। ओके, और थीटा 180 डिग्री की मैं बात करूं, सर जब ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने फोर्स लगाई, और ऑब्जेक्ट फोर्स ऐसे लगाने पर डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, तो यहां पर कितना हो गया 180 डिग्री। अब इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको फुटबॉल के एग्जांपल से। फुटबॉल को सपोज तुमने किक मारी, तो फोर्स आप लगा तो रहे हो, बरोबर, मतलब अब जो किक मारते हो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ जाता है, साथ ही साथ फ्रिक्शन का जाता है, पीछे जाता है, तो इनके बीच में आप एंगल देखोगे तो एंगल कितना बनता है 180 डिग्री का। मतलब सर ये रहा मेरा फोर्स और ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच में जो एंगल आया वो कितना आया, 180 डिग्री आया। उस वाले केस में हम वर्क नेगेटिव कहते हैं, क्यों? क्योंकि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता था, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया माइनस एफ एस। तो वर्क डन तब आप क्या कहोगे, नेगेटिव है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ वर्क, तो वर्क को मेजर करना है, तुम कैसे मेजर करेंगे? तो हमने सीखा सर कि वर्क जो है, अभी देखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, साथ साथ कोसाइन एंगल होता है, ठीक है क्या नहीं? ग्राफिकली मेथड में अगर देखना हो आपको तो कुछ नहीं करने का, आपको ऐसा ग्राफ दिया हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, और आपको बोल दिया हो ऐसा, तो वर्क ढूंढ के दिखाओ इस ग्राफ से, तो कुछ नहीं करने का, आपको सिंपल इसका एरिया निकाल देने का। आप एरिया निकालोगे इस पूरे कर्व का,
इस पूरे ग्राफ का, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क। और कैसे निकालोगे एरिया, भी सिंपल है, या तो सर डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे मैं इसी का निकाल लेता हूँ कि मानो ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया हो, देखो एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज कॉल्ड वर्क। तो सर देख लेते हैं, ये ग्राफ है अपना, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर मान लो ये 10 न्यूटन लगा और ये 0 न्यूटन है, और यहाँ पर भी ये 10 है और यहाँ पर 15 है। तो इतने का एरिया निकालना है, तो सर इसका एरिया तो सिंपल है, स्क्वायर है, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस इसका सर हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है, 15 में से 10 गया तो 5 बचा, और हाइट मेरी 10 की है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 200 प्लस 25, तो कितना हो गया, 225 न्यूटन, 225 जूल, ये इतना आपका वर्क हो गया। सिंपल है। अब 1 जूल मेरे को डिफाइन करना है, तो 1 जूल कैसा होता होगा, तो देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे ये 1 जूल चाहिए तो 1 न्यूटन फोर्स, ओके, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स बॉडी डिस्प्लेस फॉर 1 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड 1 जूल। मतलब सर 1 जूल फोर्स लगाने के लिए आपको 1 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, वो भी फोर्स की डायरेक्शन के अंदर, और आप जब लगाओगे तो उसे हम कहेंगे 1 जूल। अलग अलग बड़े बड़े यूनिट भी होते हैं अपने वर्क के, जैसे किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल। छोटे छोटे यूनिट भी होते हैं जैसे अर्ग। अब बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्वर्ट जूल टू अर्ग, कन्वर्ट जूल टू अर्ग। देखो 10 मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू 7 अर्ग, ये आपका आंसर आएगा। ये हमने किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी, ठीक है। अब बात करते हैं हम पावर एंड इट्स मेजरमेंट। तो पावर क्या होता है, सर हमने वर्क पूरा समझ लिया, वर्क क्या समझा, वापस से देखो रिकॉल करते हैं कि सर अगर फोर्स लगा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो उसे हम वर्क कहेंगे, ठीक है कि नहीं। वहां पे भी हमने केसेस देख लिए कि सर थीटा 0 डिग्री है तब क्या होगा, थीटा 90 डिग्री है तब क्या होगा, थीटा 180 डिग्री है तब क्या होगा। 0 तो पॉजिटिव वर्क, 90 तो जीरो वर्क, और 180 तो नेगेटिव वर्क। डन है। फिर हमने मेजरमेंट देख लिया, कैसे हम मेजर करेंगे वर्क को। तो वर्क का हमने फॉर्मूला देख लिया, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमको पता है 1 जूल इसका यूनिट था, स्केलर क्वांटिटी था। 1 जूल को हमने अर्ग में भी कन्वर्ट किया, अलग अलग यूनिट भी है, किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल। देन अब आता है पावर। तो देखो आप कोई भी काम कितना तेजी से करते हो वो पावर दिखाता है। जब भी आप काम को टाइम के साथ नोट करना शुरू करो, जैसे एक बंदा है होमवर्क, दूसरा बंदा होमवर्क कर रहा है, ये भाई 1 घंटा लगा रहा है, वो 30 मिनट लगा रहा है। तो यहाँ पर जिस बंदे ने कम समय लिया उसका पावर ज्यादा, जिस बंदे ने ज्यादा टाइम लिया उसका पावर कम, ये सीधी बात है। पावर सिंपल सा फॉर्मूला भी ये हो गया, ये ना, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर रेट एट विच द वर्क इज डन, कितने स्पीड से काम किया जा रहा है उसे अपने कहते हैं पावर। और एनर्जी ट्रांसफर्ड, ठीक है क्या नहीं, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। इसकी यूनिट की बात करो तो उसको प्यार से हम वॉट बोलते हैं, ठीक है क्या नहीं। तो 1 वॉट, अगर पावर का फॉर्मूला देखो तो ये 1 वॉट कैसे आया सर, वर्क को हम जूल में मापते, टाइम को हम सेकेंड में मापते, तो 1 वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड हो गया। लार्जर यूनिट की बात करो तो किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट हम यूज करते हैं। किलोवाट का मतलब सिंपल हो गया 10 रेज टू 3 वॉट। मेगावाट, 1 मेगावाट उसका हो गया 10 रेज टू 6 वॉट। गीगावाट, 1 गीगावाट दैट इज 10 रेज टू 9 वॉट। ये सिंपल सा रिलेशन है। अब पावर कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो पावर डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड टाइम टेकन, कितना वर्क लगाओगे और कितना टाइम चाहिए आपको। अगर पावर ज्यादा चाहिए तो टाइम उतना कम चाहिए, या फिर टाइम कांस्टेंट है तो वर्क ज्यादा चाहिए। 1 घंटे दोनों पढ़ रहे हैं, बट ये भाई 2 चैप्टर पढ़ता है, ये भाई 1 चैप्टर पढ़ता है, तो पावर किसका ज्यादा, उस भाई का, ठीक है कि नहीं। पावर फॉर्मूला फॉर द कांस्टेंट फोर्स इज फोर्स इनटू वेलोसिटी भी बना सकते हो। कैसे, देखो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को आप क्या बोलते हो, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को। तो पावर कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या आ गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं। इसको याद रखना हो तो पीआरटी याद रखना, दैट इज पावर रेट ओवर अ टाइम, ठीक है, मतलब रेट ओवर अ टाइम, दैट इज एनर्जी रेट पर यूनिट टाइम। आगे बढ़ते हैं हम, सर एनर्जी पे आ गए, तो एनर्जी को आप कहां कहां कन्वर्ट करते हो, तो सर एनर्जी को आप
मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है कि नहीं, एटम्स के लिए यूज कर रहे हैं, ओके, साउंड में यूज कर रहे हैं, आप अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी क्या है सर? एबिलिटी ऑफ डूइंग अ वर्क, कितना एबिलिटी है आपका काम करने का, उसको अपने बोल देंगे एनर्जी, क्योंकि आप जो खाते हो तो आपने एनर्जी स्टोर की, उसी एनर्जी को आप यूज कर रहे हो, इसी की वजह से एनर्जी और वर्क को रिलेट करते हो, उनकी यूनिट भी सेम ही होती है, ठीक है। तो एनर्जी दूसरी क्वांटिटी स्केलर है और उसका यूनिट जो है उसकी जूल है। एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी क्यों, कोई हाइट की वजह से, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से, और अलग अलग फॉर्म भी है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैकेनिकल कन्वर्ट कर सकते हो, न्यूक्लियर हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, ठीक है। अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर दो तीन की बात भी कर लूं मैं, तो यहाँ पे आ गया हीट एनर्जी। हीट एनर्जी सिंपल बोल सकता हूं, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, उसको अपने बोल देंगे हीट एनर्जी, ठीक है कि नहीं। वही मैं बात करूं लाइट एनर्जी की, दिस एनर्जी इज बेसिकली सेंसेशन ऑफ विजन, ये आ गया सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। अब समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। देखो तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये अपना छोटू मस्त साइकिल लेके जा रहा है और ऐसे जाके पहाड़ पे चढ़ा, तो इसने यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी दी है, वो है काइनेटिक एनर्जी। बट ये काइनेटिक एनर्जी किसी हाइट में जाने में कन्वर्ट हो रही है, तो जैसे ही वो हाइट पे चढ़ रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई? पोटेंशियल में। तो जब भी पोजीशन की वजह से अगर आपको घमंड आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है कि नहीं, ओके। और उस घमंड से आप भागने लगो तो हो गया काइनेटिक एनर्जी। बकवास एग्जांपल था पर मेरे को मजा आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि सर एनर्जी जो स्टोर हुई है ऑब्जेक्ट के अंदर या सिस्टम के अंदर, क्योंकि उसकी पोजीशन थी, मैं से ऊपर हूं तो एनर्जी है भाई, यहां से कूदो तो आपको पता चल जाएगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं। तो यहां पर वही है कि अगर एनर्जी स्टोर है ऑब्जेक्ट या सिस्टम के अंदर, उसकी पोजीशन या फिर तो कॉन्फ़िगरेशन या तो स्टेट, उस एनर्जी को अपने कहते हैं पोटेंशियल। कैसा? देखो ये है, तो यहां पर मैं इस स्किन को खींचता हूं, जगह पे वापस चली गई, क्यों अपने आप चली गई? उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो या तो सर उसकी पोजीशन की वजह से हो सकती है, या तो उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, या तो उसके स्टेट की वजह से, which has a capacity to be converted into another form of energy such as kinetic energy। और इसी पोटेंशियल को आप जब छोड़ोगे तो काइनेटिक में कन्वर्ट भी हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देता हूं मैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा। तो अगर सर आप पोजीशन की वजह से ही बोल रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ग्रेविटी इनटू हाइट। तो सर एनर्जी पोजेस्ड, यहाँ पे आपने हाइट बोल दिया मतलब पोजीशन हो गया, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का एनर्जी का इक्वेशन हो गया mg h। mdh नहीं, वो दादा आता है ना mdh वाला, वो नहीं, यहाँ पे mgh है। क्या है? जीरो पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम्ड एट द ग्राउंड लेवल। जब भी आप ग्राउंड पे देखोगे तब वहां पे हम कंसीडर क्या करेंगे, भाई एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी जैसे से आप हाइट पर जाओगे। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या है कि सर ऐसी एनर्जी, मतलब जब मोशन करेगा ऑब्जेक्ट मेरा, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अब जब भी मोशन करेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला है हाफ mv²। इसका डिराइव करना चाहो तो इसको डिराइव भी कर सकते हो। तो एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट सर फोर्स लगने की वजह से ये डिस्प्लेस हुआ s जितना और एक्सेलरेट हुआ a। इसकी फाइनल वेलोसिटी अब ले लेता हूं v जितनी। मुझे यहाँ पे निकालना है सर कितना वर्क हुआ होगा, तो वर्क इज बेसिकली इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ बात करूं m मास था इसका, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर एक्सेलरेशन मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन देखो तो v² माइनस u² इक्वल टू 2as लिख सकता हूं। तो v² इनिशियल तो सर 0 है, इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन, और ये तो ये आ गया v² अपॉन 2s इक्वल टू a। इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो तो ये आ गया m, और ये आ गया v² अपॉन 2s इंटू s। तो सर ये s और ये s कट गया तो आ गया हाफ mv²। ठीक है सर, बहुत एस एस हो गया, तो क्या करें। ठीक है, आगे बढ़ते।
तो सर ये तो समझ में आ गया कि ये हो गया काइनेटिक वर्क मिला और यही वर्क स्टोर हुआ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सर मोमेंटम का रिलेशन भी बताओ मेरे को, क्या है ये आपने लिखा है p²/2m। ठीक है, तो p²/2m वाला रिलेशन भी देख लेते। तो हमने भैया यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली है, अब मुझे मोमेंटम का रिलेशन क्रिएट करना है। तो मोमेंटम पहले से होता क्या है वो समझ लो। ये एक ऐसी भयानक चीज है जो मास और वेलोसिटी के मिलने से बनती है, दैट इज mv। ठीक है, जैसे आप गोली हाथ से फेंक के मारोगे कोई इंसान मरेगा नहीं, पर इसी को घर में लोड करके मारोगे तो मर जाएगा। तो इतनी खूंखार चीजें जब ये मिल जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है सर, ये हो गया हाफ mv²। सर मजा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास कर देता हूं। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये हुआ क्या, m²v²/m। ठीक है सर, mv को मैं कॉमन निकाल सकता हूं का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये क्या हो गया मोमेंटम, दैट इज p²/2m। ये हो गया p²/2m मोमेंटम का फॉर्मूला। वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, देखो ये सिलेबस में नहीं होगा थोड़ा आपका, बाकी बोलना क्या चाहता है कि आपने सर वर्क सीखा, वर्क को एक और तरीके से बता सकता हूं। लेट्स सपोज आप पहले 5 मीटर की प्रति सेकंड की स्पीड से भाग रहे थे, अचानक 10 से भागने लगे, तो सर आपने स्पीड बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी का परिवर्तन भी हुआ। और जो काइनेटिक एनर्जी का परिवर्तन हुआ है उसका कारण क्या हो सकता है, आपने जो काम किया। ठीक है, तो सर यहां पर आप देखो कि आप जो वर्क कर रहे हो वो दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये रहा वर्क डन। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, बोलता है कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। कि जो भी काम कर रहा है ऑब्जेक्ट पे बॉडी, वो उसके काइनेटिक एनर्जी की चेंज की वजह से होगा। मैथमेटिकली बात करूं तो इट इज एक्सप्रेस एज W इज इक्वल टू डेल्टा के, और फॉर्मूला हो गया डेल्टा के मतलब हाफ mv², मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, क्योंकि कोई भी चीज का चेंज निकालना हो दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल आपको करना पड़ता है। वर्क डन इंक्रीज और डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी का डिपेंड किस पे करता है, ऑन द फोर्स ऑफ डायरेक्शन, कि आप कहां फोर्स लगा रहे हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है कि काइनेटिक एनर्जी घट रही है। अगर मैं जहां मोशन कर रहा हूं वहीं मेरा फोर्स लग रहा है तो मेरा इंक्रीज होगा, वरना अदरवाइज डिक्रीज होगा ना। मैं सीधा जाना चाहता हूं पर तुम मुझे उल्टा फोर्स लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। ठीक है, अब सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि घर से आप 100 रुपए लेके निकले तो अंत में आते आते आपके सारे के सारे 100 रुपए खर्च हो गए। अगर आप हिसाब किताब मारते हो तो कहीं पे 101 रुपया मिलेगा नहीं, पैसा एक्स्ट्रा नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस उधार लो। तो बोलने का मतलब क्या है कि आपके पास जो 100 रुपए थे, आपकी पावर भी खर्चने की 100 रुपए ही है। ठीक है, तो ना मनी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक और पोटेंशियल, मैकेनिकल मतलब दोनों का एडिशन होता है। ठीक है कि नहीं, ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ओवर अ टाइम इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तब दोनों केस में सेम रहेगा। अब सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, आप ये कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो देखो मैं समझा देता हूँ, सिंपल सा है। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आ जाएगा तुमको। एक बॉडी है जो फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल करेगी तो सर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया, इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी जितना हो गया और मास इसका m है। ठीक है, ये नीचे गिर रहा है, ये ग्राउंड आ गया, डन है। ओके, अब यहाँ पे भी देखूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल मुझको पता नहीं है। इसकी हाइट ले लेता हूं मैं सर पूरी की पूरी h ले लेता हूं, यहाँ पे केस ले लेता हूं, केस नंबर 1, फिर बॉल यहाँ पर है केस नंबर 2 और केस नंबर 3। तो यहां से यहां तक इस केस में आने के लिए उसने x जितना ट्रैवल किया होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं सबसे पहले केस नंबर 1 ले लेता हूं। केस नंबर 1 में टोटल एनर्जी होगा क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा।
सर मैं काइनेटिक की बात करूं तो हो गया हाफ एम, यहाँ पे वेलोसिटी यू था पर यू तो जीरो है, मतलब काइनेटिक जीरो हो गई। वही मैं बात करूं पोटेंशियल की, सर हाइट है इसके पास, तो उसके पास एनर्जी कौन सी हो जाएगी, mgh। जब आप टोटल करोगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो ये जीरो प्लस ये mgh, तो आप गौर से देखो टोटल एनर्जी आई कितनी, mgh, मतलब घर से ये निकला था लेकर कितने पैसे, mgh जितने, ठीक है कि नहीं। तो आपको कमेंट में लिखना है पीपीटी लेने के लिए mgh, यानी चाट मसाला, ऐसा लिखना, ठीक है। मस्ती कर रहा हूं, mgh लिख देना, मुझे पता चल जाएगा आपको पीपीटी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2 की बात करूं मैं, सर ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर आ गया, x जितनी डिस्टेंस कवर की, तो हाइट कितनी बची मेरी h माइनस एक्स। पोटेंशियल की बात करूं तो सर यहाँ पे हो जाएगा mg, और हाइट कितनी है यहाँ पर h माइनस एक्स। और वही मैं काइनेटिक की बात करूं सर, वो हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। वी नहीं पता सर, वी नहीं पता, बहुत दर्द है, निकालना है सीने में से वी निकाल कर, ठीक है निकाल देते हैं हम। तो सर u जीरो हो गया, वेलोसिटी मुझे ढूंढनी है, एक्सेलरेशन मेरा प्लस जी जितना हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as करके मेरे दिल की भड़ास निकाल दो। और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुई है वो x जितनी कवर हुई है, तो x लगा देता हूँ, तो वी स्क्वायर हो तो ये जीरो है और ये 2ax, a को ग्रेविटी जितना ले लो। तो सर यहाँ पे देखो तो 2gx आ रहा है, तो डाल दो भैया, तो हाफ एम वी मतलब सर 2gx, तो सर 2 तो कट हो गया, तो आंसर आ गया मेरा mgx। और वही मैं टोटल एनर्जी की बात कर लूं सर यहाँ पर, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो ये आ गया सर mg कैपिटल H माइनस एक्स प्लस mgx। इसको सॉर्ट आउट करता हूं तो आ गया मेरे पास mgh माइनस एक्स, mgh माइनस mgx प्लस mgx। तो यहाँ पे प्लस माइनस कट, तो देखो सर वापस से यहाँ पर भी mgh था और यहाँ पर भी mgh ही है, तो यही मुझे दिखाता है कि जो मैं सोच रहा था वो एकदम सही था, ठीक है कि नहीं। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखे अलग अलग फॉर्म के, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन एंड इट्स पोजीशन, मोशन और पोजीशन दोनों की वजह से जो एनर्जी है उसको अपने बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मेकिंग ऑफ दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल की बात करो तो केमिकल क्या है, ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विद इन द केमिकल बॉन्ड्स, मतलब एनर्जी पोटेंशियल पर केमिकल बॉन्ड्स के बीच में होगी, तभी तो उसको केमिकल एनर्जी कह रहे हैं ना। और ये एनर्जी निकलेगी कब, जब ये टूटेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन में जब टूटेंगे तब एनर्जी रिलीज होगी। वही मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, ऐसी एनर्जी जहां पर एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है जहां पर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, उसको कौन से मोशन, वो भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उससे कंडक्टर के अंदर, उससे अपने बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी की बात करूं तो फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर डिफरेंस, वो एनर्जी जो फ्लो करेगी कौन सी, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी पर, क्योंकि उसका टेम्परेचर डिफरेंस है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करूं तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी न्यूक्लियस से, कोर ऑफ एटम एंड मेड अप फ्रॉम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी को अपने बोलेंगे न्यूक्लियर, सिंपल है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर। मैग्नेटिक, तो वो मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी मैग्नेट के फील्ड की वजह से, एंड जनरेटेड कैसे होती है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज सच एज द करंट इन द वायर एंड विद इन द परमानेंट मैग्नेट। या तो सर करंट में से, मतलब वायर में से करंट फ्लो करेगा तब मैग्नेट बन जाएगा, ये मैं आपको आगे वाले चैप्टर्स में, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बताऊंगा। पर अभी समझो, तो मैग्नेटिक एनर्जी या तो सर एनर्जी स्टोर होगी करंट में से बिजली फ्लो, मतलब वायर में से करंट फ्लो करे वो, दूसरा आप बात करो परमानेंट मैग्नेट्स की वजह से जो एनर्जी है वो, ठीक है कि नहीं। चलो फटाफट से फॉर्मूला रिकैप कर लेते हैं। वर्क सर एफ एस कॉस थीटा, यूनिट उसकी होगी जूल। पावर की बात करूं तो वर्क डन अपॉन टाइम या फोर्स इनटू वेलोसिटी, यूनिट हो गई वॉट। पोटेंशियल एनर्जी mgh, यूनिट हो गई जूल। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, यूनिट है इसकी भी जूल। वर्क एनर्जी थ्योरम, जो भी काम करोगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यूनिट इसकी भी हो गई जूल। और एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर आपका वन शॉट होता है खत्म। थैंक यू गाइस, देखने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।